Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 20th of June 2021. तो गाइज आज है तारीख 20 जून 2021 और है संडे। देखेंगे आज का द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर। द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे, बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को ये कंप्लीट न्यूज़पेपर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम और फिर जाकर सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपक यादव एजुकेशन। एज यू कैन सी गाइज आप लोगों को ये चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। देखो अगर आप लोगों को इस तरीके से ये चैनल नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वो लिंक इसी चैनल का है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली ये चैनल ओपन हो जाएगा, इसको जाकर ज्वाइन कर लेना। नाउ ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर आपको डेली बेसिस पर द हिंदू न्यूज़पेपर मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है, डेली बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं और ये सारी चीज़ें मिलती हैं बिल्कुल फ्री में, तो जाकर इसको ज़रूर ज्वाइन करना। नाउ बढ़ते हैं आगे, और आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है लेबनान को कहाँ पर है ये एग्जैक्टली लोकेटेड, इंडिया के कंपैरिजन में कहाँ पर है, अच्छे से मैप में देखना, फिर आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। तो चलो शुरुआत करते हैं। यह है आज का सबसे पहला आर्टिकल जिसके अंदर बात करी गई है जो सेंटर है यानी केंद्र सरकार है, उन्होंने इनवाइट किया है लगभग 14 जम्मू एंड कश्मीर के लीडर्स को कि वो आकर प्राइम मिनिस्टर के साथ बातचीत करेंगे, और ये जो मीटिंग है वो अगले सप्ताह होने वाली है। ठीक है, अब क्या क्या डिस्कशन होगा वो उसके बारे में नहीं मालूम है। तो जो हमारे यूनियन होम सेक्रेटरी हैं अजय भल्ला साहब, इन्होंने सैटरडे में इनवाइट किया इन सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को, इनके लीडर्स को कि आओ बैठो और जो है बातचीत होगी। और आपको ध्यान ये रखना है कि अभी तक ये पहली पॉलिटिकल एंगेजमेंट होने वाला है। लगभग 2019 क्या हुआ था आपको मालूम होगा वहाँ पे उस समय कि जो जम्मू एंड कश्मीर है उसके अंदर आर्टिकल 370-35A को हमने एब्रोगेट किया था। उसके बाद से अभी तक वहाँ के पॉलिटिकल लीडर्स के साथ कोई भी इंगेजमेंट नहीं था, कोई भी मीटिंग नहीं थी। तो अब उसके बाद पहली बार यहाँ पर मीटिंग होती हुई नजर आ रही है। अब जो भी लोग आएंगे उनका कोविड नेगेटिव सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। लेकिन क्वेश्चन ये है क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट निकलेगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से? बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। गुपकर अलायंस इंपॉर्टेंट है, गुपकर डिक्लेरेशन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर निकल जाती हैं जो कि आप जीएस पेपर 2 से रिलेट कर सकते हो उसको। तो गुपकर डिक्लेरेशन पिछले कुछ दिनों में काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ के अंदर है, और अगर हम बात करें गुपकर अलायंस की तो पिछले 1-1.5 साल में ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ के अंदर आया है, हमने इसको काफ़ी कवर भी किया है। और लगभग ये जो गुपकर के बारे में बात है ये लगभग जनवरी में न्यूज़ में था, उसके बाद से अभी तक ये इतना ज़्यादा न्यूज़ में रहा नहीं है। तो काफ़ी टाइम बाद इसका हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, हालांकि पहले भी इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। तो एक गुपकर डिक्लेरेशन भी साइन किया गया था, आपको मालूम होगा। इसके अंदर लगभग 6 पॉलिटिकल पार्टीज़ थी जम्मू एंड कश्मीर की, जिन्होंने मिलकर एक स्टेटमेंट साइन किया था और एक गुपकर अलायंस बनाया था। और इसके अंदर 6 पॉलिटिकल पार्टीज़ कौन कौन सी थी आप यहाँ पर देख पाओगे, जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, उसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस, जम्मू एंड कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस। ये सारी जो पार्टीज इन्होंने मिलकर ये अलायंस बनाया। नाउ अब मेन चीज़ ये है कोई पर्पस तो होगा इसका। हाँ डेफिनेटली पर्पस ये है कि जो हम लोगों ने 2019 में आर्टिकल 370 और 35A को एब्रोगेट किया था, ये चाहते हैं वापस से उसको रिस्टोर किया जाए, वापस से वो चीज़ें वैसी हो जाएं जैसे पहले चलती थी। ठीक है, तो इनके मतलब एक तरीके से ये उन जो आर्टिकल 370-35A को एब्रोगेशन किया गया है उसके अगेंस्ट में यहाँ पर उन्होंने ये पूरा का पूरा अलायंस बनाया था। यह आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर गुपकर डिक्लेरेशन 2 आया। लेकिन अब यहाँ पे मेन चीज़ क्या है, अगर हम बात करें की फीचर्स क्या है, की पॉइंट्स क्या है, इस पूरे के पूरे अलायंस के जो संगठन है इसका मेन मकसद क्या है, तो मैंने आपको मेन मकसद बता ही दिया है। सबसे बड़ी बात तो इनका 6 पार्टी का कहना यही है कि जो ये सेंटर का डिसीजन है, केंद्र सरकार ने डिसीजन लिया है और कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस है उसको हटाया है। अब यहाँ पर इससे क्या होगा, इससे जो ये सारी चीज़ें जो हैं सबसे पहली बात तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, असंवैधानिक है, ऐसा इन लोगों का कहना है। और वापस से इन चीज़ों को रिस्टोर किया जाए ये इन लोगों की मांग है। ठीक है, तो गुपकर अलायंस क्या है आई होप आप समझ गए होंगे, ध्यान रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट ये हो जाता है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। तो ये मतलब बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यहाँ पे हुआ क्या है कि छोटी सी इन्फॉर्मेशन तो आपको ध्यान रखनी चाहिए। जो सेंटर यानी केंद्र सरकार है उसने यहाँ पर स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज से बोला है कि आप लोग जो है पूरी तरह से निगरानी रखो कोविड-19 के केसेस के ऊपर कि किस तरीके से बढ़ रहे हैं, अगर बढ़ रहे हैं तो, और अगर बढ़ रहे हैं तो फिर उसके खिलाफ आपको चीज़ें लेकर चलनी पड़ेंगी, ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। क्या क्या इंप्लीमेंट करना है, टेस्टिंग, ट्रैकिंग, ट्रीटमेंट एंड वैक्सीनेशन, ये स्ट्रेटजी आप लोगों को अपनानी पड़ेगी ताकि हम लोग इस कोविड-19 की जो ये पेस है इसको हम लोग रोक सकें। और कोविड-19 की पेस को रोकने से पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, अपनी वैक्सीनेशन की पेस को बढ़ाना पड़ेगा, मतलब स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा। नाउ उसके बाद एक छोटा सा आर्टिकल ये आपको देखने को मिलेगा, ये अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है।
ये आर्टिकल है ज़रा सा, लेकिन इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन छुपी हुई है। हालांकि आर्टिकल आपको पेज नंबर 8 पर भी देखने को मिलेगा, लेकिन हम लोग यहीं पर डिस्कस कर लेते हैं। आखिरकार पेज नंबर 8 पर भी डिस्कस ही करना है, तो यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं। तो देखो क्या बोला गया है, एक्ट अगेंस्ट दोज हु असॉल्ट डॉक्टर्स। समझ गए होंगे इसका मतलब कि मतलब कोई व्यक्ति है, कोई पर्सन है, अगर क्या कर रहा है, वो किसी डॉक्टर को या फिर हेल्थ केयर वर्कर को असॉल्ट कर रहा है, तो क्या होगा, इस व्यक्ति के खिलाफ जो है स्टेप्स उठाए जा सकते हैं, इस व्यक्ति के खिलाफ एक्शन लिए जा सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये है, क्या हम लोग ऐसे ही एक्शन ले लेंगे? कुछ प्रोविजंस तो होंगे हमारे पास। बिल्कुल, ये जो प्रोविजन है, यह है एपिडेमिक डिजीज अमेंडमेंट एक्ट 2020। इस एक्ट का इस्तेमाल करके जो है यहाँ पर ये स्टेप्स उठाए जाएंगे। तो ये एक्ट क्या है, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। और ये एक्ट पिछले 1.5-2 साल से बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ के अंदर है, क्योंकि ये खासकर अगर हम इस वाले एक्ट की बात करें तो ये नहीं, इसका एक जो आप कह सकते हो शुरुआती एक्ट था, ये जो एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 है। ठीक है, अब ये वाला 1897 वाला सबसे पहला एक्ट था, फिर इसके अंदर ही अमेंडमेंट हुए, इसके अंदर चेंजेस हुए हैं। तो 2020 का जो अमेंडमेंट हुआ है वो आगे हम लोग बात करेंगे। तो इससे अच्छा हम लोग यहाँ पर पूरा बेसिक से पढ़ लेते हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि हम लोग चीज़ों को अच्छी तरीके से क्लियर कर पाएं। अब जो ये आर्टिकल है, इसको आप लोग जीएस पेपर 2 से रिलेट कर सकते हो, हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, साथ साथ पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा। गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस हो गया, इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हो गया, तो ये सारे टॉपिक से आप इजीली जो है इसको रिलेट कर पाओगे। अब जो ये एपिडेमिक डिजीज एक्ट है, इसका मेन मकसद ये है कि अगर कोई भी आप कह सकते हो डेंजरस डिजीज है, कोई भी, जैसे कि कोविड-19 हो गया, ऑब्वियसली बात है ये भी काफ़ी डेंजरस है, तो इसके स्प्रेड को प्रिवेंट करना, मतलब कि इसको फैलने से रोकने का काम करता है ये एक्ट। और इस एक्ट के अंदर में होता क्या है, बहुत सारी पावर्स जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में आ जाती है, जैसे ही कि ये एक्ट लागू होता है। तो ठीक है, इसके बारे में ध्यान रखना। सेक्शन 2A जो है इस एक्ट का, वो पावर्स दे देता है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेप्स उठाए ताकि कोई भी अगर ये एपिडेमिक डिजीज है उसको पूरी तरह से रोका जाए। हालांकि जो हेल्थ आप कह सकते हो, ये हेल्थ है वो एक स्टेट सब्जेक्ट है, बट फिर भी जो है यहाँ पर काफ़ी पावर्स जो है आप कह सकते हो कि सेंटर के पास आ जाती हैं इस एक्ट के दौरान में। अब यहाँ पे ये गवर्नमेंट को अलाउ करता है, गवर्नमेंट जो है चीज़ों को रोकने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए बहुत सारे स्टेप्स उठाती है। इनफैक्ट अगर कोई नहीं मानता है उसको डिटेन भी कर लिया जाता है। ठीक है, अगर मान लो जैसे कि लॉकडाउन लगा दिया गया है, तो अगर कोई किसी व्यक्ति को नहीं निकलना है, अगर तब भी निकल रहा है, तो उसके खिलाफ, उस व्यक्ति के खिलाफ स्टेप्स उठाए जा सकते हैं। इस एक्ट के अंदर में ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अभी लॉकडाउन लगाया, अब बोला है कि कोई मत निकलो, तो ये व्यक्ति निकल रहा है और एपिडेमिक डिजीज एक्ट लागू है, तो क्या होगा, इस व्यक्ति के खिलाफ एक्शन लिए जाएंगे। इनफैक्ट यहाँ पर पेनल्टी वगैरह भी लग जाएगी इसके ऊपर, अगर ये डिसओबीडियंस दिखाता है तो। ठीक है, पेनल्टीज वगैरह भी इसके ऊपर लग जाती है। उसी के साथ में ये जो एक्ट है, ये इंप्लीमेंटिंग ऑफिसर्स को एक लीगल प्रोटेक्शन देता है। इसका मतलब क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंप्लीमेंटिंग ऑफिसर्स मतलब कि जो भी ऑफिसर्स लगे पड़े हैं सबकी सहायता करने में, एक तरीके से कोविड को ख़त्म करने में। मान लो जो पुलिस वाले हैं वो यहाँ पर रोड पर खड़े हैं, ठीक है, लॉकडाउन को यहाँ पर लागू है और वो पुलिस वाले जो है उस चीज़ को आप कह सकते हो फॉलो करवा रहे हैं लोगों से, तो क्या है, वो इंप्लीमेंटिंग ऑफिसर्स हैं, तो उनको एक लीगल प्रोटेक्शन दी जाती है। लीगल प्रोटेक्शन इसका मतलब क्या है, मान लो कोई व्यक्ति यहाँ से जा रहा है, ठीक है, अब मान लो उस पुलिस वाले ने रोक लिया, इस व्यक्ति की टेस्टिंग वगैरह करवा ली, ठीक है, इसकी टेस्टिंग करवा ली, हालांकि इसने मना करा था कि नहीं मेरी लेट हो रही है, मुझे मीटिंग में जाना है, ये चीज़ वगैरह कुछ भी हो गया, ठीक है, तो यहाँ पर टेस्टिंग वगैरह मैं नहीं करा सकता अभी, लेकिन और मैं नेगेटिव ही हूँ, मैं बिल्कुल सही हूँ, लेकिन टेस्टिंग कराई तो इसको आप कह सकते हो नेगेटिव ही रिजल्ट निकल कर आया है, तो क्या हो सकता है, ये इसके ऊपर केस कर सकता है। ठीक है, ये व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। अब यहाँ पर तो इस चीज़ के दौरान में यहाँ पर इन पर्सन को, जो कि चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, उन इम्प्लीमेंटिंग ऑफिसर्स को एक लीगल प्रोटेक्शन दी जाती है। तो ये सिंपल सा फंडा है इसका। ठीक है, तो इसी एक्ट का सेक्शन 4 आप कह सकते हो लीगल प्रोटेक्शन देता है। उसके बाद में जो आप कह सकते हो ये एक्ट है, ये पहले भी काफ़ी बार लागू किया गया है, ऐसा नहीं है कि ये आप कह सकते हो अभी लागू किया गया है कोविड-19 के टाइम पर ही, पहले भी हम लोगों ने काफ़ी बार इसका इस्तेमाल किया है। तो पहले क्या क्या आया, जैसे स्वाइन फ्लू था, डेंगू था, तो ये आउटब्रेक हुआ तो तब भी एक्ट लागू करा गया है। और सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो आपको 2009 का देखने को मिलेगा, स्वाइन फ्लू को टैकल करने के लिए पुणे के अंदर इस एक्ट को लागू करा गया था। उसके बाद अब इसका बैकग्राउंड वगैरह मैंने आपको बता ही दिया। ये बिल कब आया था, इसको इंट्रोड्यूस किया गया था 1897 में। सबसे पहली बात आपको ये ध्यान रखना है, 1897 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। कब, जब एक प्लेग आया था, प्लेग जो चूहे से फैलने वाली बीमारी थी, जब वो देखने को मिली थी तो। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। अब देखो क्या इंपॉर्टेंट है, अभी इसके अंदर अमेंडमेंट हुआ, ठीक है, बदलाव हुए 2020 के अंदर। अब जो ये अमेंडमेंट है इस एक्ट के अंदर में, इसमें क्या है कि ये जो कैबिनेट वगैरह है इसने अमेंडमेंट कर दिया। अब इस और उस एक्ट के अंदर क्या हो गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति, अगर हेल्थ केयर देख सकते हो जो भी वर्कर है उसके खिलाफ में वायलेंस क्रिएट करता है, जैसे मैंने भी आपको बताया, कोई भी डॉक्टर्स या फिर हेल्थ केयर वर्कर्स को असॉल्ट करता है, तो फिर उस व्यक्ति को पनिश किया जा सकता है। ठीक है, अब पनिश किया जा सकता है, लगभग कैसे पनिशमेंट मिलेगा, तो उसको जेल भी हो सकती है लगभग 3 महीने की।
ठीक है। 3 महीने से लेकर 5 साल तक की जेल हो सकती है और जो 50,000 से लेकर 2 लाख रुपए तक का फाइन भी हो सकता है। ठीक है। और या फिर अगर किसी को हर्ट करता है तो भी यहाँ पर मतलब ये कोई हेल्थ केयर वर्कर है तो फिर अगर उसको हर्ट करता है तो उसके खिलाफ भी यहाँ पर ये स्टेप उठाया जा सकता है। 6 महीने से लेकर 7 साल तक जेल हो सकती है। ठीक है। उसके बाद 1 लाख से 5 लाख तक का जुर्माना हो सकता है, ऐसा यहाँ पर बात करी गई है, जब कोई ज़्यादा ही हद पार कर देगा तो। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये नोट्स मैंने आपको ये दे ही दिए हैं, इसको आप लोग आराम से जो है स्टोर करके रख सकते हो अपने पास। उसका नेक्स्ट आर्टिकल ये कल काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था, आप लोगों को मालूम ही होगा सभी लोगों को, जो हमारे मिल्खा सिंह हैं, ठीक है, वो अब यहाँ पर नहीं रहे हैं, तो उसी वजह से ये आर्टिकल आपको देखने को मिलेगा। पद्मश्री अवार्डी हैं, इनको पद्मश्री अवार्ड दिया गया था। अब यहाँ पर जो इनकी डेथ हुई है वो कोविड की वजह से हुई है, कोविड की चपेट में थे काफ़ी टाइम से, लगभग 1 साल से यहाँ पर कोविड था, 1 महीने से यहाँ पर कोविड से बैटल ही कर रहे थे, लड़ ही रहे थे। लेकिन फिर उसके बाद यहाँ पर आप कह सकते हो इनकी वाइफ की भी डेथ हुई, या फिर उसके बाद इनकी भी यहाँ पर ऐसी सिचुएशन देखने को मिली है। ठीक है। कल काफ़ी ज़्यादा इसको कवर किया जा रहा था, तो एक छोटे सा आर्टिकल यहाँ पर इसके बारे में दिया गया है। आगे हालांकि जो स्पोर्ट्स सेक्शन है वहाँ पर पूरे इस पेज पर इन्हीं के बारे में बातें छपी गई हैं। फिलहाल यहाँ पर एक छोटे सा आर्टिकल है जो कि आप लोग ध्यान रख सकते हो ना। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल में बात करते हैं, तो यहाँ पर बोला गया है नो राइज इन ब्लैक मनी इन स्विस बैंक। इस आर्टिकल को हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे, आगे डिटेल में दे रखा है। स्विस बैंक को लेकर काफ़ी चर्चा हो रही है, स्विस बैंक के अंदर अचानक से पैसा बढ़ गया। ठीक है। हमारा यहाँ पे बोला जा रहा है हमारा पैसा है, तो फिर अब जो हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री उन्होंने यहाँ पर ये बोला है कि देखो यार, ये कोई भी ब्लैक मनी नहीं है जो भी बढ़ा है इसके अंदर, ये क्या हो सकता है, आगे हम लोग इसके बारे में बात करने वाले हैं डिटेल में। ठीक है। एक पिक्चर यहाँ पे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है, ठीक है, आगे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल यहाँ पर ही आता है, तो राजस्थान की विमेंस हैं, उन्होंने यहाँ पर एक बढ़िया स्टेप उठाया है। यह आर्टिकल आप लोग जीएस पेपर 3 से एनवायरमेंट सेक्शन से रिलेट कर सकते हो यूपीएससी में। यहाँ पर अब देखो, इस आर्टिकल में कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नहीं है जो कि आपसे पूछी जाए, लेकिन इस आर्टिकल का आप लोग एज अ एग्जाम्पल इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि ऑब्वियसली बात है जीएस पेपर 3 में मेंस का पेपर होने वाला है, उसके अंदर आप लोग एनवायरमेंट से रिलेटेड जो है इस टाइप के एग्जांपल्स वगैरह इस्तेमाल कर सकते हो, जो कि काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं, और ऐसे करंट एग्जांपल्स इस्तेमाल होते हैं तो वो एक ज़्यादा यहाँ पर इम्पैक्ट रहता है। अब तो राजस्थान के वेमेन ने यहाँ पर आप कह सकते हो ग्रीन फैमिली वगैरह को नर्चर किया। आप ग्रीन फैमिली क्या है आप नाम से समझ गए होंगे, पेड़ वगैरह उगाए गए होंगे। ठीक है। प्लांटेशन क्या होगा, बिल्कुल सही वही है, उसी से रिलेट करो। तो ये जो 100 वेमेन से आपको देखने को मिलेगा, लगभग 33 गाँव से बिलोंग करती हैं। तारंगर ब्लॉक के बारे में बात हो रही है, राजस्थान के अंदर तारंगर ब्लॉक है। ठीक है। वहाँ पर इन्होंने लगभग 5100 सैपलिंग्स को आप कह सकते हो प्लांट किया है। सैपलिंग्स मतलब छोटे छोटे पौधे जो होते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर ये सब चीज़ें करी गई हैं ताकि वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन और ड्राफ्ट को इसको मार्क करते हुए, मतलब कि एक डे सेलिब्रेट किया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन और ड्राफ्ट, यानी जो सूखा पड़ा हुआ है उससे लड़ाई करने के लिए यहाँ पर इस तरीके से चीज़ें यहाँ पर करी गई हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो प्लांटेशन है ये किया गया है। पिक्चर में आप लोग देख पा रहे होंगे किस तरीके से यहाँ पे प्लांटेशन किया जा रहा है। ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। अब उसके बाद यहाँ पर आपको देखना ये है, ये जो कैंपेन चलाया जा रहा है इसका एक बहुत बड़ा कनेक्शन है किसके बीच में, ह्यूमैनिटी के बीच में, साथ ही साथ नेचर के बीच में, जो कि जिसकी वजह से यहाँ पर ये सब लोग लगे पड़े हैं और जो है प्लांटेशन कर रहे हैं। और काफ़ी अच्छी बात यह है कि जो श्याम सुंदर जैनी हैं, आप कह सकते हो इसी के अंदर प्रोग्राम के अंदर इन्वॉल्वमेंट है इनका भी, और जो है ये रिसिपिएंट हैं किसका, यूएन के अवार्ड का। इनको अवार्ड वगैरह भी दिया गया था क्योंकि इन्होंने काफ़ी हद तक चीज़ें अच्छी से टैकल करी हैं, जैसे कि सॉइल को प्रिपेयर करना और सेलेक्ट करना कि कौन सा प्लांट उगाना है, उसकी केयर करना। तो इन चीज़ों का यहाँ पर फोकस रहा है इनके द्वारा भी, तो इनको यूएन का अवार्ड वगैरह भी दिया हुआ है, ऐसा यहाँ पे बताया गया। बहुत सारी फैमिलीज़ जो हैं, लगभग 10 लाख से भी ज़्यादा फैमिलीज़ जो हैं इस आप कह सकते हो कैंपेन को ज्वाइन कर चुकी हैं, और इन्होंने काफ़ी हद तक लगभग पिछले 17 साल में बात करें तो पिछले 17 साल में 25 लाख ट्रीज़ वगैरह ये लोग प्लांट कर चुके हैं, जो कि एक बहुत बढ़िया आप सकते हो स्टेप्स हैं। ठीक है। तो यहाँ पर इन चीज़ों का आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो अपने मेंस के एग्ज़ाम में। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। यहाँ पर आता है एक छोटा सा आर्टिकल, जैसे मैंने बताया था पेज नंबर 1 पे ये आर्टिकल आया था। यहाँ पे आप देख पाओगे कितना लेंदी आर्टिकल दिया गया है। तो स्विस बैंक को लेकर, जो कि आपको स्विट्जरलैंड के अंदर देखने को मिलेगा, वहाँ पे बोला गया जो ब्लैक मनी है उसके अंदर कोई बढ़ावा, मतलब खासकर जो ब्लैक मनी है वो राइज़ नहीं हुई है, ऐसा हमारे फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा स्टेटमेंट दिया गया है। और क्या क्या चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। सबसे पहली बात, हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री ने पूरी तरह से मना कर दिया है, ठीक है, कि ये देखो अनडिक्लेयर इनकम से इंडियन डिपॉजिट की। अभी हाल ही में न्यूज़ ये आ रही थी, स्विस बैंक के अंदर पैसा बढ़ चुका है, इंडियंस का जो डिपॉजिट है वो 20,700 करोड़ का हो चुका है, और काफ़ी बड़ा इंक्रीमेंट हुआ है अगर हम उसे कंपेयर करें 2019 के एंड से
ठीक है, 2019 के एंड से। तो उसी चीज़ को लेकर यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला है कि देखो ये जो ब्लैक मनी वगैरह नहीं है इसके अंदर, अगर कहीं सोचो कि हाँ ये ब्लैक मनी बढ़ा है, तो ऐसा नहीं है, ये ब्लैक मनी नहीं है। अब ये पे जो डिपॉजिट के अंदर इंक्रीज़ हुआ है वो क्या हो सकता है, ये जो डिपॉजिट इंक्रीज़ हुआ है ड्यू टू द बिजनेस ऑफ स्विस बैंक, जो स्विस बैंक का बिजनेस है उसके अकॉर्डिंग में यहाँ पर आप कह सकते हो कि अब ये बढ़ा हुआ है डिपॉजिट। अब ये स्विस बैंक कैसे, बिजनेस क्या होगा इसका, स्विस बैंक की ब्रांचेस बहुत सारी लोकेटेड है इंडिया के अंदर में। अब ये क्या करते हैं, अपना इंटर बैंक ट्रांजैक्शन करते हैं स्विस बैंक से इंडियन बैंक के अंदर में। तो इस ट्रांजैक्शन के दौरान यहाँ पर बोला गया है ये कैपिटल वगैरह इंक्रीज़ हुआ है, और यहाँ पर ऐसा नहीं है कि कोई ब्लैक मनी बढ़ा हो, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है जब ये डिपॉजिट बढ़ा है तो इसको लेकर काफ़ी सारे सवाल उठ रहे हैं कि हाँ एकदम से ब्लैक मनी बढ़ चुका है, ये है ब्लैक मनी काफ़ी ज़्यादा है। तो ऐसा नहीं है, यहाँ पर हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री का ये कहना है। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल आपको यह देखने को मिलेगा कि जो इंडियन एयरफोर्स है वो पूरी तरीके से रेडी है, और किस चीज़ के लिए रेडी हो चुके हैं हम लोग, चाइना को टैकल करने के लिए। और चाइना को टैकल करने के लिए हम बहुत पहले से ही रेडी हैं। तो एयरफोर्स एक तरीके से अपना क्रूशल रोल प्ले करेगी, और प्ले कर ही रही है आज के टाइम पर चाइना से लड़ने के लिए। साथ ही साथ कोविड से भी लड़ने में काफ़ी हद तक ये लोग मदद भी कर रहे हैं। अब चाइना से क्यों, चाइना से साथ हमारे रिलेशंस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हैं, आप लोगों को मालूम ही होगा। काफ़ी बार मैं आपको इनके रिलेशंस के बारे में बता चुका हूँ, इनफैक्ट बहुत सारे नोट्स प्रोवाइड करवा चुका हूँ इस रिलेशन के रिगार्डिंग। ये आर्टिकल आप जीएस पेपर 2 से रिलेट कर सकते हो, इंटरनेशनल रिलेशन से भी आप लोग इसको अच्छे से रिलेट कर पाओगे। ठीक है, वही रिलेशंस को लेकर बातचीत करी गई है कि क्या क्या रिलेशंस हैं, इन दोनों के रिलेशंस अच्छे हैं नहीं। हालांकि नेबरिंग कंट्री होने के बाद भी जो है आप कह सकते हो, हमने अभी देखा था पिछले साल गलवान इंसिडेंट हुआ, गलवान के बाद डिसएंगेजमेंट भी देखने को मिला, हमने चाइनीज़ ऐप्स को बैन किया। तो उसी सब चीज़ों के बारे में चर्चा हुई है, जो कि हम लोग ऑलरेडी काफ़ी बार कवर कर चुके हैं। ठीक है, और बात करें तो इनके मतलब बीच में काफ़ी टाइम पहले से ही जो है रिलेशंस काफ़ी ख़राब चल रहे हैं। इनफैक्ट अभी तो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गए थे पिछले 1-1.5 साल से। तो अब यहाँ पर उसकी वजह से हमारी जो इंडियन एयरफोर्स है वो पूरी तरह से रेडी आपको देखने को मिल जाएगी। ओके, नाउ आते हैं एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। तो ये है एक छोटा सा और एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल। आपको मालूम होगा इंडिया के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं वो हैं अजीत डोभाल साहब। इनको इंडिया का जेम्स बॉन्ड भी बोला जाता है। बहुत ही यहाँ पर आप कह सकते हो कि मतलब बहुत सारे लोग इंस्पायर हैं इनसे, बहुत ही मतलब ज़बरदस्त व्यक्ति हैं अजीत डोभाल। और साथ ही साथ जो पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं अब वो कौन होंगे मुझे नहीं पता आगे, हाँ वो उनका नाम है मोहिद यूसुफ। तो क्या है ना कि इन दोनों के बीच में मीटिंग होने वाली है। अब ये दोनों अटेंड करेंगे एससीओ की मीटिंग को, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस आर्टिकल के अंदर आपके लिए आ गया, जीएस पेपर 2 से आप इसको रिलेट कर पाओगे अच्छी तरीके से, आर्टिकल आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, अब जो ये शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है इसके अंदर ये इंडिया के एनएसए और पाकिस्तान के एनएसए के बीच में मीटिंग होने वाली है। ये अगले सप्ताह होगी, और जो है आपको देखना ये है कहाँ पे हो रही है, ये तजिकिस्तान के अंदर दुशानबे है, वहाँ पर ये मीटिंग होने वाली है। तो तजिकिस्तान कहाँ पर है, तो मैप में आप लोगों को सबसे पहले तो ये देखने को मिलेगा, ये इंडिया का मैप है, बेसिकली पूरा एशिया है। और एशिया में आप थोड़ा सा ऊपर चलोगे तो इसको हम लोग, जहाँ पे तजिकिस्तान है इस वाले एरिया को हम लोग सेंट्रल एशिया बोलते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ये बेसिकली ये एक सेंट्रल एशिया के अंदर आता है तजिकिस्तान। ठीक है, तो ये आपको ऊपर की साइड देखने को मिल जाएगा। आई होप आपको ये क्लियर हो चुका है। तजिकिस्तान के आसपास भी आपको बहुत सारी कंट्रीज़ देखने को मिल जाएंगी, जैसे ऊपर किर्गिस्तान हो गया, इधर उज़्बेकिस्तान, इधर तुर्कमेनिस्तान, नीचे अफगानिस्तान, सारिस्तान वाली ये जो हैं आपको सेंट्रल एशिया के अंदर ये कंट्रीज़ देखने को मिल जाएंगी। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो ये मीटिंग वहाँ पर होने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है इंडिया ने एब्सटेन कर लिया, मतलब कि अरे नहीं एक चीज़ रह गई है यार। चलो यहाँ पे वो क्या है, वो है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसके बारे में तो हमने पढ़ा ही नहीं, ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है ये, इसके बारे में देख लो, ये इसको फॉर्म किया गया था साल 2001 में। इसका हेडक्वार्टर आपको चाइना के बीजिंग शहर के अंदर देखने को मिल जाएगा। जोग्राफिक एक्सटेंट की अगर हम बात करें तो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में आपको बहुत सारे, एक तरीके से आप कह सकते हो जो ये पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशन है ये कौन से जोग्राफिकल एरिया के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सेंट्रल एशिया, साउथ एशिया और एशिया पैसिफिक रीजन के लिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो ये एक मेजर यूरेशियन ऑर्गेनाइजेशन है। यूरेशियन ऑर्गेनाइजेशन का मतलब इसमें जो आधी कंट्रीज़ आपको देखने को मिलेंगी जो कि एशिया की हैं, और जो है थोड़ी कंट्रीज़ जो हैं यूरोप के अंदर आती हैं। तो यूरेशियन ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली इसको बोला जाता है। उसके बाद एक परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल ये इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन है। इसके अंदर कितने मेंबर्स है तो आपको ध्यान रखना है, एससीओ के अंदर आपको 8 मेंबर्स देखने को मिलेंगे, ये आपको ध्यान रखना है बिल्कुल। जैसे कि रशिया हो गया, तो रशिया जो है आपको यूरोप में भी देखने को मिलेगा और एशिया के अंदर भी देखने को मिलेगा, तो इसको एक यूरेशियन कंट्री बोला जाता है। अब यहाँ पर क्या है कि ये जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, 8 मेंबर्स कौन कौन से हैं इसके अंदर, इंडिया, कजाकिस्तान,
चाइना, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रशिया, तजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान, ये 8 कंट्रीज़ हैं और 4 ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं जो कि इनके काम को ऑब्जर्व करते हैं, जैसे कि अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान, मंगोलिया, ये ऑब्जर्वर स्टेट्स कहलाए जाते हैं। इंडिया ने ज्वाइन किया था एससीओ, आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ों की ध्यान रखनी है, वो 2017 में 2017 में इंडिया ने ज्वाइन किया एससीओ को, और 2017 में ही पाकिस्तान ने भी ज्वाइन किया था। ये एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। कुछ परमानेंट बॉडीज़ हैं इसकी, वो कौन कौन सी है? इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 2 परमानेंट बॉडीज़ हैं। एक तो सांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटेरिएट, जो कि आपको चाइना के बीजिंग शहर में देखने को मिलेगा। दूसरी परमानेंट बॉडी है जो आप कह सकते हो RATS, यानी कि रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर। यह आपको उज़्बेकिस्तान ताशकेंत में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो है क्या क्या सिग्निफिकेंस है, तो इसका मेन मकसद यही है कि सबसे बड़ी बात तो नेटो को काउंटर बैलेंस करता है। नेटो के बारे में आपको पता ही होगा, पिछले काफ़ी दिनों से हम लोग लगातार डिस्कशन कर रहे हैं नेटो के बारे में। तो ज़रा बताओ नेटो को कब फॉर्म किया गया था, और नेटो को फॉर्म करने का पीछे का, नेटो को बनाने के पीछे का मेन पर्पज़ क्या था? ठीक है, नेटो को हम लोग बोलते हैं नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। पिछले कुछ दिनों से हमने लगातार इसके बारे में कवर किया है। नाउ यहाँ पे अब क्या चीज़ है, जो सबसे बड़ी बात यह है कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या है, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चरल और रीजनल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन भी आपको यहाँ पर ये देखने को मिलेगा। आपस में कंट्रीज़ जो है मिलकर इस पर्टिकुलर एरियाज़ की में काम करती हैं, तो आपको ध्यान रखना है। नाउ अब यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो ये NSA लेवल की मीटिंग होने वाली है, ये होगी 23 जून को। ठीक है, कौन कौन होगा? ये NSA होंगे पाकिस्तान के, और इंडिया के NSA होंगे, जो कि आपस में डिस्कशन करने वाले हैं। और इस आर्टिकल के अंदर बहुत सारी पुरानी पुरानी चीज़ें बताई गई हैं, जैसे कि आपको मालूम होगा, ये हमने काफ़ी डिस्कशन किया था इसके बारे में पिछले साल, ये आपको देखने को मिला होगा। जो साल 2020 की मीटिंग थी, वो हमारे अजीत डोभाल साहब ने जो है उसको लीव कर दिया था, छोड़ दी थी, जो पाकिस्तान के साथ चल रही थी। क्यों छोड़ दिया था? क्योंकि जो पाकिस्तान ने पीछे एक पेंटिंग लगा रखी थी। ठीक है, उस मीटिंग के अंदर उस पेंटिंग में जूनागढ़ जो पार्ट है वो है तो भारत का, इन्होंने अपने मैप के अंदर इंक्लूड कर रखा था। इन्होंने देखा और इन्होंने वहीं से मीटिंग छोड़कर आ गए थे। आप समझ सकते हो क्या यहाँ पर। ठीक है, तो मतलब क्या इंसान है, तो मतलब तो उसी वजह से काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर रहते हैं बहुत सारे लोग। इनफैक्ट यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर ये व्यक्ति माने जाते हैं। ठीक है, इनकी बायोग्राफी वगैरह ज़रूर पढ़ना। बायोग्राफी इनकी मैंने पढ़ी है, काफ़ी बेहतरीन बायोग्राफी है। बहुत सारे वीडियोस भी अपलोडेड हैं यूट्यूब के ऊपर, तो इनकी बायोग्राफी ज़रूर देखना एक बार। ठीक है, नाउ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। तो यहाँ पर बात करी गई है, इंडिया ने एब्सटेन किया है ऑन रिजोल्यूशन ऑन म्यांमार। मतलब क्या है, म्यांमार को लेकर वोटिंग हुई है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में, और जो है इंडिया ने इसके अंदर वोट नहीं किया। मतलब पहले भी इंडिया के साथ यही हुआ था, श्रीलंका को लेकर वोटिंग हुई थी, इंडिया ने उस समय भी वोट नहीं किया था। और अभी आपको मालूम है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर इजराइल और फिलिस्तीन को लेकर वोटिंग हुई थी, इंडिया ने तब भी वोट नहीं किया। इंडिया लगातार ऐसे इंसिडेंट में वोट नहीं करता हुआ आ रहा है, काफ़ी टाइम से हम लोग देख पा रहे होंगे। और यहाँ पर क्या हुआ है कि बहुत सारी कंट्रीज़ है जिन्होंने फेवर में वोट किया है। आप कह सकते हो कि जो सिचुएशन चल रही है म्यांमार के अंदर, इसके जो वोटिंग करी है, इसमें लगभग 119 मेंबर स्टेट्स ने वोटिंग करी है फेवर में, और जो 36 नेशन ऐसे हैं जिन्होंने वोट किया ही नहीं है, जिसमें कि इंडिया भी है, उसके बाद बांग्लादेश है, भूटान है, चाइना, लाओस, नेपाल, थाईलैंड, रशिया, बेलारूस, यहाँ पर ये सारी कंट्रीज़ हैं। बेलारूस ने तो वोट अगेंस्ट में किया है, इसके बारे में ध्यान रखना है। ठीक है, अब यहाँ पर ये चीज़ें क्लियर हुई। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। और क्या इंपॉर्टेंट है, पेज नंबर 7 के ऊपर पूरा पॉलिटिक्स से भरा हुआ आर्टिकल है, मतलब पूरा पॉलिटिक्स से भरा हुआ पेज है, तो आप इसको स्किप कर सकते हो। नाउ आते हैं पेज नंबर 8 के ऊपर। तो यहाँ पे ये वाला आर्टिकल हमने अभी पेज नंबर 1 के ऊपर डिस्कस किया है। आपको मालूम होगा जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनके अगेंस्ट में अगर असॉल्ट होता है तो क्या कौन सा एक्ट इस्तेमाल होगा, और वो एक्ट वगैरह के बारे में मैंने अभी डिटेल में डिस्कशन किया है, यहाँ पर आप लोग कवर कर पाओगे। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल में बात करी गई, छोटी सी इन्फॉर्मेशन है कि अभी तक हमारे कंट्री के अंदर लगभग 3.6% ही जो पॉपुलेशन है वो फुली वैक्सीनेटेड है। अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो कि फुली वैक्सीनेटेड नहीं है। फुली वैक्सीनेटेड मीन्स मतलब यह है इसका कि यानी कि उनको दोनों डोजेज लग चुके हैं वैक्सीन के, फर्स्ट और सेकेंड डोज दोनों लग चुके हैं। तो अभी काफ़ी कम लोग हैं। अगर इसका कंपेयर करें हम लोग और बाकी सारी कंट्रीज़ के साथ, तो देख पाओगे इसराइल के अंदर काफ़ी आगे है। इसराइल, यूके, यूएस, ब्राज़ील और ये रशिया हो गया, ये सब काफ़ी आगे चल रहा है। फिर उसके बाद इंडिया आता है, इंडिया के बाद श्रीलंका है, देन उसके बाद बांग्लादेश, देन उसके बाद पाकिस्तान। तो हम लोग को अपना ये वैक्सीनेशन रेट को थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि बाकी सारी कंट्रीज़ के अंदर 11%, 10% चल रहा है, हमारी कंट्री के अंदर 3.6% चल रहा है, काफ़ी पीछे हम लोग। उसका नेक्स्ट आर्टिकल एक छोटा सा ये भी है, जहाँ पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कहना यह है कि यहाँ पर ये आशा कर रहे हैं कि जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है उससे ज़्यादा से ज़्यादा डोजेस प्रोड्यूस होंगी, ज़्यादा से ज़्यादा डोजेस देगा वैक्सीन की। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है, इसके ऊपर काम चल ही रहा है, तो आप इस आर्टिकल को स्किप भी कर सकते हो। छोटा सा आर्टिकल है, इंपॉर्टेंट नहीं होगा बिल्कुल भी।
उसके बाद आते हैं पेज नंबर 9 के ऊपर, दैट इज़ वर्ल्ड सेक्शन। देखेंगे दुनियादारी में क्या चल रहा है। तो इतने इंपॉर्टेंट आर्टिकल आज आए नहीं है। होता क्या है संडे में एडिटोरियल सेक्शन भी नहीं आता है और कुछ आज तो कुछ ज़्यादा कम आर्टिकल आए हैं। नाउ यहाँ पे आप देख पाओगे क्या है, ईरान के अंदर ये इलेक्शन हो रहे थे, कल हमने डिस्कशन किया था। अब यहाँ पे क्या है कि ईरान के अंदर एक दूसरे प्रेसिडेंट जीत चुके हैं। अभी हसन रूहानी थे, ठीक है, हसन रूहानी अब ये दोबारा से तो दोबारा से तीसरी बार तो इनको अपॉइंट होने नहीं दिया, एक तरीके से तीसरी बार इनको खड़ा भी होने नहीं दिया। अब यहाँ पे क्या है, जो नए आपको यहाँ पे प्रेसिडेंट देखने को मिलेंगे वो इनका नाम है इब्राहिम रईसी। ये इनका पिक्चर है, ये आप लोग देख लेना, इब्राहिम रईसी इनका नाम है। 60 साल के आप कह सकते हो देखने को मिलेंगे और काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हो कि पहले ये जुडिशल सिस्टम के अंदर इनकी काफ़ी सारी पोजीशंस देखने को मिलती थी। नाउ अब जो है यहाँ पर ये ईरान के प्रेसिडेंट बन चुके हैं, उसके बारे में बताया गया है। तो वनडे एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। अब जो है इसके ऊपर ढेर सारे आर्टिकल्स आने वाले टाइम में देखने को मिलेंगे कि हाँ अब जब ये प्रेसिडेंट है तो इससे इंडिया के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, ये सारी चीज़ें। अभी फ़िलहाल इस आर्टिकल में ऐसा कुछ भी नहीं है, तो आप लोग इसको स्किप भी कर सकते हो, बस इतना सा पढ़कर। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है जो इबोला वायरस है। आपको मालूम होगा इबोला वायरस आया था एक टाइम पर, ये आउटब्रेक हुआ था गिनिया के अंदर। अब जो ये आउटब्रेक हुआ था गिनिया के अंदर वो पूरी तरह से ओवर हो चुका है, ऐसा यहाँ पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का स्टेटमेंट है। तो वर्ल्ड WHO ने सैटरडे में ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि जो गिनिया का सेकेंड इबोला आउटब्रेक था वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। इसके बारे में यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन दी गई है। नाउ अब जो ये गिनी है वो कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, सबसे पहले आप देख पाओगे ये इंडिया हो गया। इंडिया से आपको वेस्टर्न पार्ट में जाना पड़ेगा, तो इधर से हम लोग चलेंगे, यहाँ पर आपको ये गिनी देखने को मिलेगा। इस वाली पर्टिकुलर रीजन की बात हो रही है, ठीक है। इसमें यहाँ पर इबोला आउटब्रेक हुआ था। अब यहाँ पर क्या है कि ये जो इबोला है खासकर ये ख़त्म हो चुका है, एंड हो चुका है। तो ये अफ्रीकन नेशन के अंदर आपको गिनी देखने को मिल जाएगा, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। तो लोकेशन मैंने लोकेशन इतनी दिखाता नहीं था लोकेशन, लेकिन बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि लोकेशन भी इसकी कवर कर दिया करो मैप में, तो मैंने सोचा कवर कर देंगे, कोई बात नहीं। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल यहाँ पे बात करता है लेबनान के बारे में। तो लेबनान कंट्री आज आपको खुद मैप में देखनी है, जैसा कि मैंने क्वेश्चन दिया था। तो लेबनान में हो क्या रहा है आज के टाइम पर, जो यूरोपियन यूनियन है उसका कहना यह है कि जो लेबनान के लीडर्स हैं वो काफ़ी सारे सैंक्शंस वगैरह फेस कर सकते हैं, उनके ऊपर सैंक्शंस वगैरह लगाए जा सकते हैं। किस बात के ऊपर, तो वर्ल्ड बैंक ने यहाँ पे आप कह सकते हो डिस्क्राइब किया है कि दुनिया की जो वर्स्ट इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहे हैं लेबनान के अंदर, ये लगभग 1850 से 1850 से अभी तक यहाँ पर क्राइसिस चलते हुए नज़र आ रहे हैं। और एक पॉलिटिकल क्राइसिस जो है काफ़ी तगड़ा देखने को मिला है, यहाँ पर पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी देखने को मिली है। कब से, जब से लेबनान के अंदर जो इसकी कैपिटल है मे बी या बेरूत, ठीक है, वहाँ पर एक एक्सप्लोजन हुआ था, एक डिज़ास्टर हुआ था, आपको मालूम होगा साल 2020 में। तो तब से यहाँ पर जो है आप कह सकते हो कि एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी देखने को मिल जाएगी। लेबनान एक और वजह से न्यूज़ में रहता है, क्योंकि यहाँ पर एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जिसको बहुत सारी कंट्री एज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन रिकॉग्नाइज करती हैं, वो है हिजबुल्लाह ग्रुप, ठीक है। तो हिजबुल्लाह ग्रुप को भी लेकर काफ़ी ज़्यादा चर्चा होती है, तो इस वजह से भी लेबनान न्यूज़ के अंदर रहता है। नाउ जो ये क्राइसिस हैं लेबनान के अंदर, ये आज के टाइम पर एक डोमेस्टिक क्राइसिस हो चुके हैं। तो उस वजह से यूरोपियन यूनियन ने बोला है कि हम लोग आपके ऊपर सैंक्शंस लगा सकते हैं, लेबनान के लीडर्स के ऊपर खासकर। ये सारी चीज़ें हो गई। नाउ आते हैं पेज नंबर साइंस एंड टेक के ऊपर। तो साइंस एंड टेक पर कुछ ज़्यादा खास आर्टिकल आज आपको देखने को नहीं मिलेंगे। एक ही आर्टिकल जो ज़बरदस्त है वो ये है, ठीक है। आप लोग बाकी रीड कर लेना, मैं रीड करने को मना नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे बाकी आर्टिकल रीड कर लेना। लेकिन जो कॉन्सेप्चुअल आर्टिकल, जो मतलब अच्छा आर्टिकल है, GS पेपर 3 में भी पूछा जा सकता है, ठीक है, वो यहाँ पर ये वाला आर्टिकल है, ठीक है। ये आर्टिकल काफ़ी अच्छा भी है, जिसमें यहाँ पर बोला गया है जो राइस है और जो वीट है वो आज के टाइम पर इनकी ग्रोथ की बात करें तो राइस और वीट यानी गेहूँ चावल, ये दोनों ही इनकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी हुई है, अच्छी तरीके से ग्रो हुए हैं। लेकिन जो न्यूट्रिएंट्स की बात करें, इनके अंदर जो भी आप कह सकते हो पोषण मिलता है वो नहीं है। न्यूट्रिएंट जैसे कि जिंक हो गया, आयरन हो गया, वो आपको इसके अंदर कम होता हुआ नजर आएगा। तो जो राइस है इसको डोमेस्टिकेट किया गया था ह्यूमंस के द्वारा, लगभग 10,000 साल पहले यहाँ पर इसको डोमेस्टिकेट किया गया और आज के टाइम पे आप कह सकते हो एक इम्पॉर्टेंट फूड बन चुका है। तो ये तो मेन राइस और वीट तो देखो मेन खाना ही है सभी लोगों के लिए, खासकर अगर इंडियन पीपल के लिए अगर हम बात करें तो। लेकिन बात ये हो रही है आज के टाइम का जो राइस है इसके अंदर वो वाली जो बात होनी चाहिए, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए, जो इसके अंदर पोषण होना चाहिए था, वो यहाँ पर आपको नहीं देखने को मिलेगा। और ये पिछले कुछ टाइम से ही पोषण इसका कम होता हुआ नजर आ रहा है। अब ये सारी चीज़ें किसने बताई हैं? ये सारी चीज़ें रिसर्च करी गई हैं किसके द्वारा? ICAR अपने आप में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका नाम है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, ठीक है। तो इन्होंने यहाँ पर ये सारी चीज़ें बताई हैं। नाउ ICAR क्या है इसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं।
ये आर्टिकल आपका जीएस पेपर 3 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा, जैसे मैंने अभी आपको बताया था। आईसीएआर, अब ये आईसीएआर क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप अगर जीएस पेपर 3 का सिलेबस देखोगे तो उसके अंदर आपको अलग अलग टॉपिक देखने को मिलेंगे, जैसे कि एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, एग्रीकल्चरल प्राइसिंग, एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज, तो वहाँ से आप लोग इसको रिलेट कर सकते हो। तो आईसीएआर की अगर हम बात करें, एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड एजुकेशन के अंडर में आता है, पहली चीज़ जो कि आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद इसको पहले तो इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च के तौर पर जाना जाता था, जब इसको एस्टेब्लिश किया गया था 16 जुलाई 1929 में, ठीक है। लेकिन अब इसको आईसीआर के नाम से ही जाना जाता है। उसके बाद यहाँ पर आईसीआर का मतलब इंडियन काउंसिल कर दिया गया है, ठीक है। इंपीरियल काउंसिल से इंडियन काउंसिल कर दिया गया है। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली के अंदर देखने को मिलेगा। ये एक एपेक्स बॉडी मानी जाती है, एक उच्च लेवल की बॉडी मानी जाती है, जो कि कोऑर्डिनेट, गाइड, मैनेज करती है रिसर्च को और एजुकेशन को, जो कि एग्रीकल्चर के अंडर में होता है। एग्रीकल्चर के अंदर हॉर्टिकल्चर, फिशरीज, ये जो भी चीज़ें देखने को मिलती है उसके रिगार्डिंग यहाँ पर रिसर्चेस वगैरह गाइड करने का, मैनेज करने का काम करती है। तो इसने ये सारी चीज़ें बताई और बताया ये कि आज के टाइम पर जो गेहूं चावल है उनके अंदर जिंक और आयरन की मात्रा कम हो चुकी है। हालांकि इनकी जो ग्रोथ है, गेहूं चावल तो ज़्यादा उग रहा है, लेकिन इनके अंदर जो पोषण होना चाहिए था वो पोषण कम होता जा रहा है, जिंक और आयरन। और जिंक की महत्वपूर्णता आप समझते होंगे, जिंक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर न्यूट्रिएंट हो जाता है, जो कि हमारी बॉडी को ज़रूरत होता है और डेली बेसिस पर जिंक चाहिए ही होता है। खासकर अगर आप बात करो तो जिम वाले व्यक्ति को भी ज़्यादा चाहिए होता है। और जिंक हम लोग बहुत सारी अलग चीज़ों से भी ले सकते हैं, जैसे कि एग्स हो गए या फिर मिल्क हो गया, वहाँ से भी ले सकते हैं, ठीक है। और आज के टाइम पर, कोविड के टाइम पर भी जिंक एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है हमारे बॉडी के लिए, ठीक है। उसके लिए आज के टाइम पर बहुत कम, मतलब जिंक आप कह सकते हो कि ऐसा एसेंशियल न्यूट्रिएंट है जो कि हम लोग को फूड वगैरह से बहुत कमी से मिलता है। तो इसके लिए यहाँ पर पिल्स वगैरह भी लेनी पड़ जाती हैं, ऐसा यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दी गई है, ठीक है। तो वो इसमें आपको वीट और राइस के अंदर देखने को मिलेगा, लेकिन इसकी मात्रा भी काफ़ी हद तक कम हो चुकी है, ऐसा यहाँ पर रिसर्चेस बताती हैं। अब कितनी कम मात्रा कम हुई है यहाँ पर आप देख पाओगे। टीम ने ये नोट किया है कि जिंक का पहले अगर 1960 के आसपास बात करें तो इसका कंस्ट्रक्शन का, इसका जो कंसंट्रेशन होता था जिंक का, वो काफ़ी ज़्यादा हुआ करता था, ठीक है। और लेकिन अगर हम उसे कंपेयर करें साल 2000 से, तो यहाँ पर जो इसका कंसंट्रेशन है वो काफ़ी कम हो चुका है। एक तरीके से 1960 से लेकर कंपेयर किया गया 2000 तक, तो लगातार जो है यहाँ पर जिंक की मात्रा भी कम होती हुई नज़र आई है इन अनाज के अंदर। और जिंक और आयरन डेफिशिएंसी आप कह सकते हो ये बिलियंस ऑफ पीपल को अफेक्ट करती है दुनिया भर में, क्योंकि इसके बारे में इतना मालूम होता नहीं है। और जिंक एक इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट भी हो जाता है। इनफैक्ट ताकत जो है, जो ब्रेन वर्क कर रहा है, वो भी मतलब पूरा का पूरा जिंक के ऊपर वर्क कर रहा है। जिंक मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है। सर्च करोगे आप तो आप समझोगे कि हाँ क्या चीज़ होता है जिंक। उसके बाद यहाँ पर क्या है, इसकी डेफिशिएंसी की वजह से बहुत सारे लोग अफेक्टेड भी हैं आज के टाइम पर। और जो है आज के टाइम पर बहुत सारी पिल्स वगैरह खिलाई जाती है, लेकिन पिल्स एक तरीके से हम लोग आप कह सकते हो प्रायोरिटी नहीं रख सकते। क्योंकि ऑब्वियसली बात है, जब हमारे को जो फूड वगैरह से मिल रहा है वो ज़्यादा बेटर चीज़ है, लेकिन फूड वगैरह से आज के टाइम पर नहीं मिल पा रहा है, तो उसके बारे में बताया गया है जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह है वो कहीं ना कहीं कम होते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसा यहाँ पे इस आर्टिकल के अंदर बताया गया। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नाउ आते हैं आज के लास्ट आर्टिकल की तरफ। तो यहाँ पर आपको लास्ट आर्टिकल देखने को मिलेगा स्पोर्ट्स सेक्शन पर। अगेन वही आर्टिकल जो कि मैंने अभी पेज नंबर 1 पर बताया है। तो जो मिल्खा सिंह है, फ्लाइंग सिक भी बोला जाता था, 91 ईयर के हो चुके थे ये। अब यहाँ पर इनको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था कोविड की वजह से। लगभग 1 महीने तक कोविड से लड़ते रहे, लेकिन इनके बाद यहाँ पर इनकी डेथ हो गई है। तो ऐसा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। पूरा पेपर मिल्खा सिंह के आप कह सकते हो इनके करियर से रिलेटेड भरा पड़ा है कि इन्होंने काफ़ी कुछ अचीव किया है, इंडिया को बहुत सारे मेडल्स दिलाए हैं, ठीक है। इनके यहाँ पर बहादुरी के बारे में ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। तो इसी के साथ करते हैं लेक्चर को समाप्त। आई होप आप लोगों को अच्छे से सभी आर्टिकल क्लियर हो गए होंगे। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू।